हेलो गाइस। सो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं IND-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस। जैसे हमने अदर चैप्टर्स को रिवाइज किया है, एकदम सिमिलर मैनर में हम लोग इसको भी रिवाइज करेंगे। इन डेप्थ रिवाइज करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ समझेंगे, उसके पर्टेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में जो आपसे मिस्टेक्स हो सकता है, मैंने मिस्टेक्स का एक पूरा ट्रैकर बना के लाया हूं आपके लिए, उस मिस्टेक्स को भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। सब कुछ एक एक डिटेल में, ये ग्रांट का जो है ना पूरा इन डेप्थ रिवीजन होने वाला है। आप देखोगे मैं पूरा बहुत मल्टीपल सिनेरियोज और बहुत चार्ट्स फॉर्म में बना के लाया हूं आपके लिए, और बहुत मजेदार रिवीजन होने वाला है आपका ग्रांट्स का। ओके नाउ, ये वाला नोट्स कहां मिलेगा आपको? मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ये वाला नोट्स मिल जाएगा सर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बट बिफोर वी स्टार्ट, इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके, और जैसा भी लगे इसका कमेंट में फीडबैक भी डाल देना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके नाउ हम लोग ग्रांट का अकाउंटिंग समझते हैं। तो IND-20 जो है ना वो क्या डील करता है, पहले ये देखो। IND-20 डील्स विथ टू थिंग्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स दूसरा गवर्नमेंट असिस्टेंस। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? तो ग्रांट बोला ऐसा है जिसको आप मेजर कर सकते हो इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसको आप मेजर कर सकते हो इन मॉनेटरी टर्म्स। असिस्टेंस क्या है? जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो इन मॉनेटरी टर्म्स। नाउ तो हमें इसमें क्या पढ़ना होगा? गवर्नमेंट ग्रांट का हमें पढ़ना होगा अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। दो चीज होता है। लेकिन गवर्नमेंट असिस्टेंस बिकॉज क्योंकि ये मेजर नहीं कर सकते हैं तो हमें इसका सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर ही देना होगा। आई बिलीव ये आपको क्लियर होगा। ओके नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट एजेंसी, सिमिलर बॉडीज, कोई भी हो, इंटरनेशनल हो, लोकल हो, स्टेट लेवल हो, कोई भी हो, उसको हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिल सकता है कैश में, काइंड में, लोन्स में, या रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी पे, किसी भी तरह से मिल सकता है। ओके गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ बेनिफिट गिवन टू द एंटिटी, बट उसका वैल्यू हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके नाउ हम लोग ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज करते हैं? हम लोग ग्रांट को अपने बुक्स में कब ना, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग। ओके नाउ तो मैंने सोचा क्यों ना गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग को भी एक पेज में ही समराइज कर दिया जाए। गवर्नमेंट ग्रांट के अकाउंटिंग को भी एक पेज में समराइज कर दिया जाए। एक पेज में नहीं होगा लेकिन हाँ, इजी बहुत कर सकता हूं मैं, इजी कर सकता हूं। तो एक बात रखो, गवर्नमेंट ग्रांट पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे, क्या गवर्नमेंट ग्रांट, असिस्टेंस नहीं, ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट। ओके तो अब आता है गवर्नमेंट ग्रांट को आप रिकॉग्नाइज कब करते हो? जब ये दो कंडीशन सेट करते हैं। ग्रांट का जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करोगे आप, प्लस ग्रांट आपको मिलेगा, प्लस ग्रांट आपको मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आप ग्रांट को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब ग्रांट छह तरह के होते हैं। ग्रांट अब छह तरह के होते हैं, क्या है बताओ? देखो पॉइंट नंबर ए होता है अनकंडीशनल ग्रांट। अनकंडीशनल ग्रांट। पॉइंट नंबर बी होता है कंडीशनल ग्रांट। कंडीशनल ग्रांट में होता है सबसे पहला B1 में, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, जिसको मैं आज शॉर्ट फॉर्म में बोलने वाला हूं GRI। ओके मैं सारे ही केस का अकाउंटिंग बताऊंगा आपको, डोंट वरी। B2 हो जाएगा ग्रांट रिलेटेड टू असेट। GRA मतलब ग्रांट रिलेटेड टू असेट। ओके जहां पे आपको ग्रांट मिला है कैश में, आपको ग्रांट मिला है कैश में मिला है, और जो ग्रांट मिला है ना वो मिला है फॉर डेप्रिसिएबल असेट,
फॉर डेप्रिसिएबल असेट। ओके, B3 जो ग्रांट मिला है कैश में मिला है, बट जो मिला है वो मिला है नॉन डेप्रिसिएबल असेट के लिए, नॉन डेप्रिसिएबल असेट के लिए मिला है। ओके, B4 ग्रांट रिलेटेड टू असेट, और आपको कैश में नहीं मिला है, अब आपको असेट ही मिल गया है, आपको मिल गया है डेप्रिसिएबल असेट। आपको कैश नहीं मिला है, कैश नहीं मिला, मैं लिख देता हूं यहां पे, कैश नहीं मिला है, असेट मिला है, कैश नहीं मिला है, असेट मिला है। कैश नहीं मिला, रादर आपको असेट मिला है। फिर आ जाओ B5 ग्रांट रिलेटेड टू असेट, आपको मिला है नॉन डेप्रिसिएबल असेट। सिमिलरली आपको कैश नहीं मिला है, आपको असेट ही मिला है, कॉपी पेस्ट। तो हमें ये पढ़ना है, हमें ये अकाउंटिंग पढ़ना है, मतलब एक 1 2 3 4 5 6, हमें ये 6 सिनेरियो पढ़ना है, हमें ये 6 सिनेरियो पढ़ना है, इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ओके, ग्रांट के अकाउंटिंग के लिए इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। अब समझो 6 पॉइंट नंबर C, आपको हो सकता है ग्रांट जो मिला हो वो मिला हो लोन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, लोअर इंटरेस्ट रेट्स, कंसेशनल रेट्स। ओके, फिर हमें क्या पढ़ना है, लास्ट लास्ट पॉइंट इज ग्रांट रीपेबल। ग्रांट रीपेबल हमें पढ़ना होगा। अब ग्रांट रीपेबल जो हम लोग पढ़ेंगे, ओके, उसमें भी आएगा क्या चीज, D1 GRI रीपेबल, D2 GRA ग्रॉस मेथड रीपेबल, D3 GRA नेट मेथड रीपेबल, नेट मेथड रीपेबल। बस यही है इसका। मैंने इंडेक्स वैसे बनाया था, लेकिन आई थॉट कि क्यों ना इस इंडेक्स को और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो मैंने आपके साथ ही इंडेक्स बना दिया। तो मेरे को मैं बता सकता हूं कि आपको इससे बाहर गवर्नमेंट ग्रांट में कुछ भी नहीं आ सकता है, इसके बाहर गवर्नमेंट ग्रांट में कुछ भी नहीं आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है। सो दिस इज द एंटायर गवर्नमेंट ग्रांट का चैप्टर। अब मैं क्या एक एक करके आपको सारा का अकाउंटिंग बता दूं, अब मैं क्या एक एक करके सारा का अकाउंटिंग बता दूं आपको। चलो पहले लेते हैं अनकंडीशनल ग्रांट का। इसका तो मैं क्यों ना यहीं पे लिख दूं, आपको ग्रांट मिला है, आपको ग्रांट मिला है और कोई कंडीशन नहीं है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या एंट्री पास करोगे बताओ, क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट इनकम, कहां पे P&L में रिकॉर्ड करोगे, बोलो क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, तो बड़ा ही सॉर्टेड सा था, बड़ा ही सॉर्टेड सा था ये वाला। तो अब आते हैं कंडीशनल ग्रांट वाला केस पे, अब आते हैं कंडीशनल ग्रांट वाले केस पे। B1 पे अकाउंटिंग पे चलते हैं हम लोग, आ जाओ एक एक करके पढ़ते हैं। कॉपी, कंडीशनल ग्रांट है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। तो बोला जिस दिन हमें ग्रांट मिला है, जिस दिन ग्रांट रिसीवेबल होता है, ग्रांट हमें मिलता है, उस दिन हम लोग क्या बोलते हैं, अगर जिस दिन हमें ग्रांट रिसीव हो गया है या रिसीवेबल हो जाता है, उस दिन क्या एंट्री होगा, उस दिन तक आपका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट
टू डेफर्ड ग्रांट इनकम, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट इनकम, राइट। नाउ सब्सिक्वेंटली क्या करोगे इसको, सब्सिक्वेंटली क्या करोगे इसको आप ओवर द, क्योंकि ग्रांट टू इनकम है, कुछ एक्सपेंस करने के लिए दिया होगा, राइट। इसको कैसे करोगे, इसको आप करोगे एंट्री डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट डेबिट टू ग्रांट इनकम, कहां पे, पी एंड एल में करोगे। नाउ अब इसको कैसे एलोकेट करोगे, इसको एलोकेट कैसे करोगे, तो कैसे करोगे समझो बात को। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एस्टिमेटेड कंप्लायंस कॉस्ट्स, ओके, ओवर ग्रांट पीरियड, ओवर ग्रांट पीरियड, तो हम लोग लेंगे रेशियो ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट, और इस रेशियो में हम लोग एलोकेट करते जाएंगे, इस रेशियो में हम लोग एलोकेट करते जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर ऐसा नहीं है, अगर क्वेश्चन बोल दिया है आपको एक्चुअल कॉस्ट, अगर क्वेश्चन दिया है आपको एक्चुअल कॉस्ट, बताओ आपको लेट सपोज 3 साल का पीरियड है, आप जब फर्स्ट ईयर एंड पे हो तो आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एक्चुअल कॉस्ट मालूम होगा क्या, बताओ। आप जब फर्स्ट ईयर एंड पे हो तो आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एक्चुअल कॉस्ट मालूम होगा क्या, नहीं मालूम होगा ना। तो बोला अगर एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या लेंगे, यूज रेशियो ऑफ टाइम, टाइम प्रपोर्शनेट। आप टाइम प्रपोर्शनेट कर दो, आप कॉस्ट का रेशियो छोड़ो, आप टाइम अपोर्शनमेंट कर दो, आप टाइम अपोर्शनमेंट कर दो। या फिर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी आप कर दो टाइम अपोर्शनमेंट, कॉपी पेस्ट। बोलो क्लियर है क्या, इज इट क्लियर एवरीवन, कम ऑन गाइस टेल मी, क्लियर है, GRI क्लियर है एवरीवन, ओके। मैं डेप्थ में जा रहा हूं, ओके, चीजों के डेप्थ में ही जा रहा हूं मैं ऑलमोस्ट। फिर आ रहा है यहां पे GRA मिला है, कैश मिला है फॉर डेप्रिसिएबल असेट, कॉपी, एड पेज। अब क्या बोल रहा है, आपको जो असेट के लिए मिला है ना, यहां पे आपके पास 2 मेथड है, आपके पास 2 मेथड। जब भी GRA का बात होगा ना, ध्यान में रखना, जब भी GRA का बात होगा, ग्रांट रिलेटेड टू असेट का बात होगा, आपके पास 2 मेथड होता है, क्या, एक होता है ग्रॉस मेथड, और एक होता है नेट मेथड। अब ग्रॉस में क्या हो रहा है, आप असेट को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हो, डेफर्ड ग्रांट को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हो, ग्रांट को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हो। सो आपको देखो, आपको कैश मिला है डेप्रिसिएबल असेट के लिए, तो आपने क्या किया होगा, आपने पहले असेट परचेज किया, सो एंट्री क्या हो गया, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। नाउ फिर आपको ग्रांट मिला असेट के लिए, तो एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट इनकम, राइट। सब्सिक्वेंटली क्या करोगे आप, सब्सिक्वेंटली क्या करोगे, इस असेट को आप करोगे डेप्रिसिएट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, डेप्रिसिएट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, और इस डेफर्ड ग्रांट इनकम को क्या करोगे, रिकॉग्नाइज as grant income, recognize as grant income over useful life of asset। ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, बोलो क्लियर है क्या वाला पार्ट। अगर आपको नेट मेथड अप्लाई करना है, मतलब असेट को और डेफर्ड ग्रांट को नेट ऑफ करना है, ओके, रिकॉग्नाइज नेट असेट। इस केस में क्या करोगे आप, रिकॉग्नाइज करोगे नेट असेट, नेट असेट मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ असेट
कॉस्ट ऑफ असेट माइनस ग्रांट रिसीव्ड, माइनस ग्रांट रिसीव्ड पे आप रिकॉग्नाइज करोगे नेट असेट को। ओके, नाउ इस नेट असेट को, इस नेट असेट को आप डेप्रिसिएट करोगे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ आप इसको डेप्रिसिएट करोगे। ओके, नाउ ऐसा हो सकता है, नोट, ऐसा हो सकता है कि जब आप नेट करोगे ना तो असेट का कॉस्ट था 100 और आपको ग्रांट जो मिला वो भी मिला 100, तो नेट अमाउंट हो गया नील। तो इस केस में क्या करें, रिकॉग्नाइज नेट असेट एट नॉमिनल वैल्यू, रिकॉग्नाइज नेट असेट एट नॉमिनल वैल्यू मतलब ₹1, ₹1 असेट को ₹1 पे रिकॉग्नाइज कर लो। बोलो क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? मुझे अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर एंटिटी ग्रॉस मेथड फॉलो कर रहा है या नेट मेथड फॉलो कर रहा है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? चाहे कंपनी ग्रॉस मेथड फॉलो करे या नेट मेथड फॉलो करे, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। चलो मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, देखो लेट सपोज हमें असेट मिला, कॉस्ट कितना था, असेट का कॉस्ट था 100 और आपको ग्रांट मिला कितना का, ग्रांट मिला लेट सपोज 30 का, ग्रांट मिला लेट सपोज 30 का, और आपका लाइफ था असेट का 2 इयर्स, असेट का लाइफ था 2 इयर्स। आ जाओ पीएनएल बनाओ। तो यहां पे आप डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड करोगे, 50 और आप यहां पे ग्रांट इनकम कितना रिकॉग्नाइज करोगे, 15 आप ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज करोगे, राइट, आप ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज करोगे 15। तो आपका नेट में कितना आ गया, नेट आ गया 35 का कॉस्ट, 35 का कॉस्ट। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली आप यहां पे असेट को ही रिकॉर्ड करोगे कितना पे, 100 माइनस 30 इज एट 70। इस केस में यहां पे आप असेट को रिकॉर्ड करोगे 70 पे। ओके, नाउ जिसको आपको 2 साल में डेप्रिसिएट करना होगा, तो 2 साल में डेप्रिसिएट कैसे करोगे, आप बोलोगे डेप्रिसिएशन 35। तो नेट इंपैक्ट सेम हुआ या डिफरेंस बताओ, नेट इंपैक्ट सेम हुआ या डिफरेंस बताओ। नेट इंपैक्ट सेम है। तो B2 आपको क्लियर हो गया। अब मैं चल रहा हूं आपको लेके B3 पे। गाइज ये अप्रोच ठीक समझ में आ रहा है ना आपको, इस अप्रोच से आपको अकाउंटिंग समझ में आ रहा है ना पूरा? ओके, नाउ ये है आपका नॉन डेप्रिसिएबल असेट। चलो मैं एक बार क्या करता हूं, फॉर ईज फॉर माई, क्या हो गया, ये क्या हो गया, फॉर माई ईज मैं यहां से एक बार ये वाला पूरा कॉपी कर रहा हूं, जहां पे चेंज रिक्वायर्ड होगा मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अगर ग्रांट मिला है आपको नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, जैसे लैंड, वेरी गुड एग्जांपल शंकर, लैंड के लिए आपको ग्रांट मिला है, तो आप क्या करोगे यहां पे बताओ तो? अगर ग्रॉस मेथड और नेट मेथड अगेन, तो अगर ग्रॉस मेथड पहले आप असेट रिकॉर्ड करोगे टू बैंक और बैंक टू डेफर्ड ग्रांट इनकम, लेकिन बताओ क्या हमें इस असेट को डेप्रिसिएट करना है क्या? नहीं, तो यहां से इसको हटा दो, डेप्रिसिएशन नहीं होगा, नो डेप्रिसिएशन लिख दो यहां पे, नो डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ओके, नाउ लेकिन जो बैंक से आपको मिला है डेफर्ड ग्रांट इनकम, तो उसमें क्या करोगे, रिकॉग्नाइज ग्रांट इनकम ओवर
यूजफुल लाइफ क्या नहीं, ओवर ग्रांट पीरियड, कुछ पीरियड के लिए दिया होगा, कुछ पीरियड के लिए दिया होगा, ओवर ग्रांट पीरियड, कुछ पीरियड होगा कि इतना पीरियड तक, इतना पीरियड तक आपको के लिए ग्रांट, इतना पीरियड के लिए आपको ग्रांट है, तो ये उस पीरियड में रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज कर लेना उसको इनकम। ओके नाउ अगर नेट मेथड है तो रिकॉग्नाइज नेट असेट कॉस्ट ऑफ असेट माइनस ग्रांट रिसीव्ड। इसको डेप्रिसिएट करने की जरूरत है क्या, नहीं, डेप्रिसिएट नहीं करना है हमें, डेप्रिसिएट नहीं करना है हमें, डेप्रिसिएट नहीं करना है। ओके नाउ फिर नोट, ये वाला नोट यहां पे भी इक्वली एप्लीकेबल होगा। ओके ना, यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा पीएनएल पे। ओके बोलो क्लियर है क्या, इजी इजी। B3 भी हो गया, चलो B4 पे चलते हैं हम लोग, B4 पे चलते हैं। कॉपी एड पेज। आपको यहां पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएबल असेट ही मिल गया है, आपको कैश नहीं मिला है, आपको असेट ही मिल गया, आपको कैश नहीं मिला, आपको असेट ही मिल गया। चलो ये वाला कॉपी कर लो फॉर द ईज ऑफ राइटिंग, मुझे पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। कॉपी, तो ग्रॉस मेथड में क्या करोगे आप, हाँ अब आता है एक पॉइंट, असेट को रिकॉर्ड करना है, बैंक और ग्रांट को रिकॉर्ड करना है, लेकिन कितने अमाउंट पे, आपको तो असेट मिला है, आपने तो असेट परचेस किया नहीं ना, तो कितने अमाउंट पे, कितने अमाउंट पे, तो यहां पे स्टैंडर्ड बोलता है, यहां पे आप रिकॉर्ड करोगे असेट को एंड ग्रांट जो आपको मिला है दोनों को कितना पे रिकॉर्ड करोगे, एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट, जो भी एसेट का फेयर वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करोगे। ओके नाउ असेट को आप डेप्रिसिएट करोगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट इनकम, इसको आप रिकॉग्नाइज करोगे एज ग्रांट इनकम ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। आई बिलीव ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। ग्रॉस मेथड क्लियर है, बताओ ग्रॉस मेथड क्लियर है। अब आ जाओ नेट मेथड पे, रिकॉग्नाइज नेट असेट। अब यहाँ पे नेट असेट कुछ रिकॉग्नाइज करना है क्या, नहीं, यहाँ पे नेट असेट कुछ रिकॉग्नाइज करना है क्या, नेट असेट कुछ रिकॉग्नाइज करने का, ओके यस वेरी गुड ऑब्जर्वेशन अरुणा। टू बैंक नहीं आएगा और टू बैंक डेबिट भी नहीं आएगा, रादर यहां पे क्या आ जाएगा, वेरी गुड, आई मिस दिस पॉइंट, वेरी गुड, टू डीजीआई आएगा यहां पे, डायरेक्ट ये एंट्री होगा यहां पे डायरेक्टली बस, क्योंकि हमें असेट मिला है, क्योंकि हमें असेट मिला है, क्योंकि हमें असेट मिला, पैसा का लेन देन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें असेट मिला है, पैसा का लेन देन कुछ नहीं हुआ। ओके ना, एक बात बताओ यहां पे नेट असेट, एक बात बताओ क्या नेट कुछ आएगा, कुछ नेट आएगा नहीं, यहां पे तो हमें डायरेक्टली एसेट मिल गया ना, जिसका कोई कॉस्ट नहीं लगा हमें, तो क्या रिकॉर्ड करोगे यहां पे बोलोगे नेट एसेट को रिकॉग्नाइज करो एट नॉमिनल वैल्यू, एट नॉमिनल वैल्यू, तो यहां पे डेप्रिसिएट करने का फिर जरूरत नहीं है, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर, उसको डेप्रिसिएट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये वाला लाइन अलग से आएगा क्या, नहीं, इसमें तो यही सिचुएशन ही है, आपको असेट ही मिल गया है पूरा का पूरा फ्री में, तो ये क्या आप इसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, आप इसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो इंपैक्ट पेंडल में कुछ होगा क्या, नहीं, कोई पेंडल में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, कोई पेंडल में इंपैक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, तो आपका ग्रांट का अगर असेट का जो फेयर वैल्यू था, असेट का फेयर वैल्यू था 100, और ग्रांट भी आप कितना फेयर वैल्यू कितना हो गया, फिर तो ग्रांट का फेयर वैल्यू भी कितना हो गया 100, लाइफ 2 इयर्स, तो आप डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड करोगे 50-50, और ग्रांट इनकम कितना रिकॉर्ड करोगे 50-50, 50-50, तो आपका नेट कितना आएगा, नील नील। यहां पे क्योंकि असेट को आपने नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आपने असेट को यहां पे नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, यहां पे आपने नेट असेट रिकॉर्ड किया है कितना पे, एट ₹1 पे, तो डिप्रेशन कुछ आएगा क्या, नील नील, तो अल्टीमेटली नील इंपैक्ट, अल्टीमेटली कोई इंपैक्ट नहीं, अल्टीमेटली कोई इंपैक्ट नहीं। ओके सो ग्रॉस मेथड और नेट मेथड से पीएनएल पे कोई इंपैक्ट होता है क्या, नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं है, इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग। ओके ना चलो ये हो गया, B4 भी हो गया, अब आते हैं B5।
कॉपी, ऐड पेज। फिर से कॉपी कर दो इसको, पेस्ट। नॉन डिप्रेसिबल सिस्टम, तो ये वाला कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, पेस्ट। तो असेट को डेप्रिसिएट करने की जरूरत नहीं है, ओके। और असेट को हम लोग असेट को और ग्रांट को हम लोग कितना पे रिकॉर्ड करेंगे? एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड, ठीक है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। असेट डेप्रिसिएट नहीं होगा, लेकिन डेफर्ड ग्रांट इनकम को हम लोग ओवर ग्रांट पीरियड में इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। बैंक नहीं होगा, क्योंकि आपको पैसा एक्चुअली में कोई आवन जावन नहीं हुआ है, आपको तो डायरेक्टली असेट मिल गया, आपको तो डायरेक्टली असेट मिल गया, आपको तो डायरेक्टली असेट मिल गया, ओके ना। अगर नेट मेथड है तो रिकॉग्नाइज करेंगे नेट असेट, किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे एट नॉमिनल वैल्यूज, एट नॉमिनल, क्योंकि आपको डायरेक्टली असेट मिल गया, आपका कोई कॉस्ट लगा ही नहीं। एट नॉमिनल वैल्यू आप असेट को रिकॉग्नाइज कर दोगे। इसको भी हटा, राइट। तो ये हो गया B5 भी हो गया। तो बताओ, वन ए का मैंने पढ़ा दिया आपको, बी हो गया 1 2 3 4 5। बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? मैंने सब कुछ लॉजिकली समझाया यार, मैंने कोई भी चीज आपको रटवाया क्या? बताओ, मैंने कोई भी चीज रटवाया है कि आपको? मैंने सब चीज लॉजिकली समझाया आपको कि क्या होना चाहिए था, मैंने वो बता दिया आपको। बताओ क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर है क्या यहां तक एवरीवन? अब आ रहा है, अगर आपको लोन मिला है सस्ते रेट पे गवर्नमेंट से, तो क्या करोगे? ये केस सी है ना? हाँ, लिखो, आ जाओ, उसका भी कर लो अकाउंटिंग। केस सी, लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको यहां पे लोन मिला है, आपको यहां पे लोन मिला है 50 लाख का, ओके। आपको लोन यहां पे रिपे करना है, कितना रिपे करना है? 50 लाख पे रिपे करना है। ये लोन आपको मिला है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है। ये जो लोन मिला है आपको, ये इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है। कितना का? लेकिन मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? लेट सपोज 10% है। और लोन आपको रिपे कब करना है? 1 साल और 2 साल के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में आपको लोन को रिपे करना है। तो बताओ इसका अकाउंटिंग क्या होगा? यहाँ पे बताओ, मैं बैंक में मेरे को कितना पैसा आया? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 50 लाख। बताओ इसका एंट्री क्या होगा? बताओ इसका एंट्री। मैंने ये वाला केस पढ़ाया है आपको इंड एस 109 में। टू, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी, कितना? प्रेजेंट वैल्यू पे, एट प्रेजेंट वैल्यू, एट प्रेजेंट वैल्यू। बताओ कितना हो जाएगा? 1.1 डिवाइडेड इक्वल्स टू इंटू 50 इज 41.32, 41.32, राइट। तो आपका जो ये हो गया ग्रांट, वो कितना हो गया? ग्रांट को हम लोग क्या बोलेंगे? डेफर्ड ग्रांट इनकम बोल देते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग डेफर्ड ग्रांट इनकम। कितना हो गया? 41.32 माइनस 50 इज 8.67, 8.68, ओके। नाउ अब क्या करोगे? इस फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आप करोगे, इस फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आप करोगे अनवाइंड एंड recognize finance costs at year end 1 and year end 2, then pay off 50 lakhs, pay off 50 lakhs at year end 2,
ये जो आपका डेफर्ड ग्रांट इनकम है, इसको क्या करोगे? रिकॉग्नाइज एज ग्रांट इनकम ओवर 2 years, ओवर 2 years। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? केस सी तक क्लियर है आप लोग को? केस सी भी क्लियर है क्या आपको? चलो मुझे बताओ, केस सी भी क्लियर है? मैं रीपेबल भी पढ़ा दूं पहले, फिर क्वेश्चन पे चलूंगा एक साथ। मैं रीपेबल भी पढ़ा दूं क्या, फिर क्वेश्चन पे चलूंगा एक साथ? ओके चलो अब आते हैं ग्रांट रीपेबल, केस डी। ग्रांट रिपेबल, अगर आपका ग्रांट जो है GRI था, या अगर आपका ग्रांट जो था GRA था नेट मेथड का, अगर आपका असेट ग्रांट था GRA ग्रॉस मेथड का, तो क्या होगा? चलो अगर GRI था, बताओ पहला, सबसे पहला इसमें एंट्री सब में सेम रहेगा, टू ग्रांट रीपेबल, जितना आपको रिपे करना है, जो आपको पहले ग्रांट जितना रिपे करना है। नाउ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम में आप क्या रिकॉग्नाइज करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट इनकम, और इस डेफर्ड ग्रांट इनकम को आप इनकम रिकॉग्नाइज करते थे। तो अगर आपको ग्रांट रिपे करना है तो सबसे पहले एडजस्ट किससे करोगे? डेफर्ड ग्रांट इनकम से सबसे पहले एडजस्ट करो। जितना भी कैरिंग अमाउंट बचा हुआ है डेफर्ड ग्रांट इनकम में, सबसे पहले तो उससे पे करो। अगर उससे ज्यादा कुछ पे करना है तो जितना भी ज्यादा पे करना है उसको P&L से एडजस्ट करो। जितना ज्यादा पे करना है उसको P&L से एडजस्ट करो। बोलो क्लियर? जितना ज्यादा पे करना है उसको P&L से एडजस्ट करो। बोलो क्लियर? ओके चलो अब आते हैं ग्रांट रिलेटेड टू असेट। पहले लिख लो ग्रॉस मेथड, फिर लिखना नेट मेथड। ग्रॉस मेथड। बोलो कि ये पार्ट क्लियर है क्या बच्चों? मुझे प्लीज कंफर्म करते जाओ ना, सब चीज क्लियर है ना? ओके चलो अब आते हैं ग्रांट रिलेटेड टू असेट ग्रॉस मेथड। अब ग्रॉस मेथड में क्या करते हैं हम लोग? असेट को रिकॉग्नाइज करते हैं सेपरेटली और ग्रांट को रिकॉग्नाइज करते हैं सेपरेटली। और अगर ग्रांट रिपेबल हुआ तो बताओ असेट पे कोई फर्क आएगा क्या? अगर आपको ग्रांट को रिपे करना है तो असेट में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने दोनों को सेपरेट सेपरेट अकाउंटिंग रखा है। दोनों का अकाउंटिंग सेपरेट सेपरेट रखा है। ग्रॉस मेथड में देखो, ग्रॉस मेथड हमने कैसे किया? देखो ग्रॉस मेथड में क्या किया हमने, देखो ग्रॉस मेथड में क्या किया, देखो हमने असेट को सेपरेट रखा, ग्रांट को सेपरेट रखा। फिर देखो असेट को सेपरेट रखा, ग्रांट को सेपरेट रखा। फिर देखो असेट को सेपरेट रखा, ग्रांट को सेपरेट रखा। फिर देखो असेट को सेपरेट रखा, ग्रांट को सेपरेट रखा। तो हमने असेट और ग्रांट को सेपरेट रखा है। तो अगर ग्रांट रिपेबल होता है तो असेट में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं। ग्रांट आपका रिपेबल होता है तो आप क्या एंट्री पास करोगे बताओ? चलो कंफर्म करो तो क्लियर है क्या? कंफर्म करो तो क्लियर है क्या? अब आते हैं ग्रांट रिलेटेड टू असेट में। इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? दिस इज एन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव एंड सैडली हमारे पास इस बुक में इस पे क्वेश्चन ही नहीं है, और यही मेन थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसी पे क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है और उस क्वेश्चन बनाया है और वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। ओके
बनाया तो क्या, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसको ACCA से लेके आ गया हूं, बिकॉज आई बिलीव अगर एग्जाम में क्वेश्चन कभी आ गया और आपका पढ़ा हुआ नहीं है, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड हो जाओगे एकदम। तो मैंने ACCA में एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ACCA में, तो मैं वो क्वेश्चन लेके आया, एग्जाम्पल बना के लाया हूं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि आपको कॉन्सेप्ट सा समझ में आ जाए। देखो, तो आप पहला यहां पे, तो ये तो क्लियर बात है कि एंट्री होगा यहां पे टू ग्रांट रीपेबल, ग्रांट रीपेबल होगा, ये तो पक्की बात है। ओके, नाउ अब कहां से होगा, कहां से होगा? अब एक बात बताओ, अगर ग्रांट रिपेबल होगा मतलब आपने ग्रांट को असेट से एडजस्ट किया था, मतलब असेट की वैल्यू को, असेट की वैल्यू को गिराए थे, असेट की वैल्यू को गिराए थे। तो अब जब ग्रांट को हटाओगे तो असेट का वैल्यू बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना? असेट का वैल्यू बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना? राइट? अगर आपका असेट 100 का था, ग्रांट 30 का था, तो आपने असेट कितना में रिकॉर्ड किया था? 70 पे। 100 माइनस 30, 70 पे रिकॉर्ड किया था ग्रांट। अब अगर ग्रांट रीपे करना है तो असेट का वैल्यू बढ़ेगा ना, असेट का वैल्यू बढ़ेगा। सो राइट, असेट अकाउंट डेबिट। अगर असेट का वैल्यू कम था पहले तो डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज किया होगा, तो अब डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ग्रांट रिपेबल, ये हो जाएगा इसका एंट्री। ये हो जाएगा इसका एंट्री। बोलो क्लियर है क्या? ओके, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, वक्त आने पे सब बता दूंगा। मुझे बताओ, ग्रांट रीपेबल का एंट्रीज क्लियर है? अब आपको बताओ, क्या IND-AS 20 क्लियर? IND-AS 20 क्लियर? अमाउंट बताऊंगा, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ओके, इसका क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ना, तो मैं इसका अमाउंट भी बता दूंगा। ओके, कितना कितना अमाउंट किसमें कितना आएगा मैं वो बता दूंगा। ओके, चलो, अब मुझे क्वेश्चंस पे जाना है। मैंने कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है आपको IND-AS 20 का, मैंने कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया आपको IND-AS 20 का। कैन आई नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस? ओके, बिफोर आई मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक बार आप लोग प्लीज, जो जितना हमने सारा पॉइंट्स आज पढ़ा ना, एक बार प्लीज रन थ्रू कर लो, यहाँ पे देख के, यहाँ पे देख के एक बार रन थ्रू कर लो, बस एक बार रन थ्रू कर लो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। जस्ट स्पेंड 2 मिनट्स टाइम एंड जस्ट सी आपको सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बार आप रन थ्रू कर लोगे, मुझे बता दो, फिर मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। ओके, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड मुझे बताओ ग्रांट का अमाउंट क्या होगा ऑन द डेट ऑफ, जो आपको लोन मिला है ना, जिस दिन आपको लोन मिला है उस दिन आपका ग्रांट का अमाउंट क्या होगा, मुझे ये बता दो बस। आपके पास 2 मिनट है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, आ जाओ डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है? ए लिमिटेड को एक गवर्नमेंट से लोन मिला है 50 लाख का, 5% पेबल after 5 years, at the rate of 5% payable after 5 years in a bulleted payment. The prevailing market rate of interest is 12%. Interest payable regularly at the end of each year. Calculate the amount of government grant and pass series journal entry. Also examine how the government grant be recognized. So state how the grant will be recognized in the statement of P&L, assuming that the loan is to finance a depreciable asset. बताओ अब कैसे होगा इसका अकाउंटिंग? आप पहले निकालोगे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, कितना है? 50 लाख का 5%, दैट इज 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5। फिर रिपे करोगे कितना? 50 लाख। रिपे करोगे कितना? 50 लाख। नाउ अब फिर देखो तो यहाँ पे मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो परसेंट वैल्यू निकालो, 12% से कितना आ रहा है? 3738328, 3738328। ओके, तो आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितना हो गया? इतना। ग्रांट कितना हो गया? 1261672, 1261672, ये हो गया आपका ग्रांट। इस ग्रांट को आप क्या करोगे? इस ग्रांट को आप क्या करोगे? ग्रांट इज टू फाइनेंस अ, कंडीशन क्या है देखो, ग्रांट इज टू फाइनेंस, कहां गया? ग्रांट इज टू फाइनेंस अ डेप्रिसिएबल असेट,
राइट। तो इसको क्या एंट्री करोगे बताओ, इसका एंट्री क्या करोगे, ग्रांट को पहले अभी जो मिला ग्रांट, इसको हम लोग डेफर्ड ग्रांट इनकम बोलेंगे, इसको हम लोग डेफर्ड ग्रांट इनकम बोलेंगे, एंड वी विल रिकॉर्ड दिस ग्रांट, वी विल रिकॉर्ड दिस ग्रांट एट द एंड ऑफ, सॉरी, ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। नाउ अरुणा कर 10 लाख एवरी ईयर टू रिपे, क्यों 10 लाख एवरी ईयर रिपे करेंगे, 50 लाख का लोन था, 5% से हम लोग पे कर रहे हैं, 10 लाख कहां से आया आपका, इन अ बुलेटेड पेमेंट, बुलेटेड पेमेंट 10 लाख कहां बोल रहा है, कहीं बोला है क्या द अमाउंट हैज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, 50 लाख 5% पेबल आफ्टर 5 years, पेबल आफ्टर 5 years, पेबल आफ्टर 5 years, पेबल आफ्टर 5 years इन अ बुलेटेड पेमेंट, बुलेट मतलब वन शॉट पेमेंट, एक बार में सारा पैसा देंगे। ओके नाउ, तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ क्वेश्चन 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या कॉन्सेप्ट है पहले वो देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो देखो। इसमें कॉन्सेप्ट है आपका GRA का, इसमें कॉन्सेप्ट है आपको गवर्नमेंट लोन का, गवर्नमेंट लोन का, और फिर इसमें कॉन्सेप्ट है आपका ग्रांट टू असेट, जस्ट अ मिनट, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो ये हो गया ग्रॉस मेथड क्या, प्लस गवर्नमेंट लोन का, प्लस ग्रांट रीपेबल का। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ रहा है, देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 3 कॉन्सेप्ट, 1 2 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, पहले अच्छे से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है, सॉल्यूशन उतना ही छोटा सा है। A Limited is engaged in the manufacturing of certain specialized chemicals. During the manufacturing process, certain wastewater is produced which is released by A Limited in the nearby river. To reduce pollution of the rivers, the state government has introduced a scheme with the following salient features. क्या बोल रहा है, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स, द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम विद द फॉलोइंग सैलिएंट फीचर्स। ओके, तो बेसिकली बोल रहा है जो वेस्ट वाटर है उसको आप लोग रिलीज करते हो लेट्स वाटर बॉडी में, तो उससे आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा होगा, तो उसको घटाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लाया। क्या स्कीम है, स्कीम क्या है देखो तो, नाउ if a manufacturer installs certain pre-approved wastewater treatment plant, the government will provide an interest-free loan equal to 50% of the cost of the asset. बोल रहा है कि अगर कोई एंटिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपने फैक्ट्री में लगाता है तो जितना भी कॉस्ट लगेगा उतना कॉस्ट का 50% तक का लोन इंटरेस्ट फ्री देगा। उस कॉस्ट, उस असेट के, उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो कॉस्ट लगेगा उसका 50% का लोन इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा। ओके, सच लोन, जो आपको लोन देंगे वो 5 साल में रिपेबल होगा, आप उसको 5 साल के बाद रिपे करोगे। ठीक है, नाउ द मैन्युफैक्चरर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द स्कीम मस्ट ट्रीट द वेस्ट वाटर ऑफ द फैक्ट्री यूजिंग द स्पेसिफाइड प्लांट बिफोर रिलीजिंग इट टू द रिवर। इफ दिस कंडीशन इज वायलेटेड, बोला कि जो हमने जो तुम्हें पैसा दिया है, ग्रांट दिया, क्यों दिया है ग्रांट, ताकि तुम जो ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मशीन अपने फैक्ट्री में लगाओ। ओके नाउ, और जो भी वेस्ट वाटर तुम रिलीज करोगे वाटर बॉडी में, वो पहले उसको फिल्टर करो उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, उसके बाद रिलीज करो। बट अगर तुम इस कंडीशंस को वायलेट करते हो, अगर तुम कंडीशन को वायलेट करोगे तो लोन तो रिपे होगा ही, लोन तो रिपे करना पड़ेगा ही, साथ में 10 लाख का पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तुमने चोरी किया, तुमने चोरी किया। सॉरी। ओके, उसके आगे बढ़ रहे हैं। अब बोल रहा है कि एंटिटी को लगा कि ये मौका तो बड़ा सही है, मौका हो गया है। तो
अब क्या बोल रहा था, कॉस्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम इज 50 लाख। 50 लाख का प्लांट है। ए लिमिटेड डिसाइडेड to utilize the scheme because it were to obtain the similar loan, from a bank, it would be available at a market rate of interest at 12%. Accordingly, A Limited applied for and obtained government loan of 25 lakh on 1st April 20x1। 50 लाख का असेट था, 25 लाख का आपको ग्रांट मिल गया। तो यहां पे ग्रांट, ये क्या ट्रीट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया आपका जीआरए। पहला तो जीआरए है, फिर कैश मिला है फॉर डेप्रिसिएबल असेट, कैश मिला है फॉर डेप्रिसिएबल असेट, कैश मिला है आपको फॉर डेप्रिसिएबल असेट। नाउ, और जो कैश मिला है इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी मिला है। ओके चलो, accordingly, A Limited applied for and obtained the government loan on the same date. A Limited purchased and installed the plant so that it becomes ready for use on the same date. A Limited has an accounting policy of recognizing government loan in relation to depreciable assets in the proportion of the depreciation expense. It is determined, क्या बोल रहा है, A Limited का पॉलिसी क्या है, कंपनी का पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट को हम लोग रिकग्नाइज करेंगे ओके इन द रिलेशन टू डेप्रिसिएबल असेट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बताओ ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बताओ, कैन एनीवन टेल मी, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कैन एनीवन टेल मी। कम ऑन गाइस बताओ, ये लाइन इंडिकेट कर रहा है यूज ऑफ ग्रॉस मेथड। कैसे, क्या बोल रहे हैं, हम लोग ग्रांट का अकाउंटिंग करते हैं इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बोला जिस तरह से डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाता है उसी रेशियो में हम लोग डेफर्ड ग्रांट इनकम को भी ग्रांट इनकम में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ग्रांट का अकाउंटिंग अलग होगा, असेट का अकाउंटिंग अलग होगा, दोनों का अकाउंटिंग अलग अलग होगा। मतलब क्या हो गया शंकर, आपने बहुत अच्छा बोला, डेफर्ड ग्रांट का अकाउंटिंग होगा। तो डेफर्ड ग्रांट का अकाउंटिंग कब होता है जीआरए में, जब आप ग्रॉस मेथड फॉलो करते हो, तो ये इंडिकेट कर रहा है ग्रॉस मेथड की तरफ। It has determined that the plant will be depreciated over a period of 5 years using the straight line method in the month of March 20x3. Government officials conducted a surprise audit and it was found that A Limited was not using the wastewater treatment plant as prescribed. Accordingly, on 31st March 2003, government ordered A Limited to repay the entire loan along with the penalty. मतलब 25 लाख प्लस 10 लाख 35 लाख पे करना होगा। ग्रांट रिपेबल यहां पे कितना हो जाएगा 35 lakhs. A Limited repaid the loan with the interest and the penalty as per order. Now measure the amount of government grant on 1st April 2001 और इसका अकाउंटिंग बताओ क्या होगा, बताओ चलो आ जाओ। तो 1st April 2001 आपने पहले क्या किया, आपने प्लांट खरीदा 50 लाख देके, आपने पहले 50 लाख देके प्लांट खरीदा, फिर आपने गवर्नमेंट लोन के लिए अप्लाई किया और आपको आया कितना बैंक में 25 लाख, आपको आया कितना बैंक में 25 लाख। इस 25 लाख को आपका कोई इंटरेस्ट देना है क्या, आपको कोई इंटरेस्ट देना है क्या, नहीं। आपको यहां पे क्या करना है, इस 25 लाख को 5 साल के बाद रिपे करना है बस। इंटरेस्ट रेट क्या है मार्केट में 12%, तो 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो कितना आया, ये आ गया आपका 1418567। 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू लिख लो, कैसे आया ये वाला लिख लो, कैलकुलेशन में लिख लो इसका, ये आया 25 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 5 साल 12%। ओके, इतना मोटा गया। जो डिफरेंस है वो हो गया आपका गवर्नमेंट लोन आ गया, ये हो गया गवर्नमेंट लोन, डेफर्ड ग्रांट इनकम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफर्ड ग्रांट इनकम बोलेंगे इसको हम लोग। ओके नाउ, तो अब ये बताओ क्या होगा, ये जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे एंड अनवाइंड एंड रिकॉग्नाइज फाइनेंस कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड रिपे कर देंगे लोन को। और ये जो ग्रांट है इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे एज ग्रांट इनकम ओवर द 5 years। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या।
नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। ऑन इन द मंथ ऑफ मार्च 2003 सरप्राइज ऑडिट कंडक्ट किया गया और बोला लोन को रिपे करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ऑन 31 मार्च 2003, ऑन 31 मार्च 2003 आपका जो ग्रांट का जो लोन ग्रांट रिपेबल हो गया, तो आपको ग्रांट कितना रिपे करना पड़ेगा? 25 लाख प्लस 10 लाख। आपको 35 लाख पे करना है, इसमें कोई दिक्कत? आपको 35 लाख पे करना है, इसमें कोई दिक्कत? आपको 35 लाख पे करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले कहां से एडजस्ट करोगे? पे करना है मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का बैलेंस ऑन 31 मार्च 2003 कितना था बताओ तो? आपने रिकॉर्ड किया था इनिशियली कितना? 1418567। अनवाइंडिंग किस पे होगा? 12% पे होगा, राइट? सो इंटू 1.12 इंटू 1.12, ये हो गया आपका इसका फिगर। कितना हो जाएगा बताओ? 1418567 इंटू 1.12 इंटू 1.12, दैट कम्स टू 1779450। ओके, नाउ फिर आपका डेफर्ड ग्रांट में कितना बैलेंस बचा हुआ होगा बताओ तो? ये इसमें कितना बैलेंस बचा होगा? आपका बचा होगा 1081433। ये इसको हमें इनकम रिकॉग्नाइज करना था 5 साल में, हमने 2 साल का रिकॉग्नाइज किया, मतलब 3 साल का बाकी होगा। 3/5, 1081433 इंटू 3/5 इस 648859, 64885960 वही हो गया, ठीक है? तो ये हो गया इतना। हमें इतना एफएल से पे किया, इतना डीजीआई से पे किया, हमें पे इतना करना था, बाकी बच कितना गया? तो 35 लाख माइनस 1779450 माइनस 648860 इज 1071690। इतना आपका लॉस हो गया ऑन रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। इतना आपका लॉस हो गया ऑन रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, जो कि पीएनएल से एडजस्ट हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके, नाउ व्हाट आई रिकमेंड इसकी, एक बार इस क्वेश्चन का बुक का आंसर देखो ना, एक बार इस क्वेश्चन का बुक आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? 15, ग्रांट्स। ग्रांट्स इन्होंने कैसे सॉल्व किया एक बार देखो। इन्होंने पहले बताया, देखो, अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया 20, यहाँ पे गवर्नमेंट लोन मिला है, बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, तो हम लोग पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। उन्होंने ज्ञान दे रहा है, देखो बता रहा है, हम लोग पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, वो इंड 109 में कवर होगा। फिर जो डिफरेंशियल होगा वो गवर्नमेंट ग्रांट होगा। गवर्नमेंट ग्रांट जितना भी अमाउंट होगा उसको हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, तो ये एंट्री होगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है, उसके बाद उन्होंने बताया कि ग्रांट का अकाउंटिंग कैसे किए हैं। ओके, नाउ फिर बता रहा है कि ईयर एंड पे इसका काउंटिंग कैसे होगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, डेफर्ड ग्रांट पीएनएल में गया है। ओके, फिर बताया जब रिपेबल होगा तो कैसे होगा? लोन अकाउंट डेबिट, तो ये रिपेबल का एंट्री आ गया, ये रिपेबल का एंट्री आ गया, ये रिपेबल का एंट्री आ गया, राइट? तो ये अब बता रहा है एंट्री, रिपेबल का एंट्री आ गया, ये ग्रांट रिपेबल का एंट्री हो गया, ग्रांट रिपेबल का एंट्री हो गया ये वाला। ये ग्रांट रीपेबल का एंट्री हो गया। बताओ क्लियर है क्या? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, चलो बढ़िया, आगे चलो। क्वेश्चन पढ़ो 23, क्या बोल रहा है? सगुन लिमिटेड रिसीव्ड 2 different grants from the state government as per the details below. Received a grant of 24 lakh on 31st March 2020, 31st March 2020। ग्रांट में कितना मिला बैंक में? 24 लाख ग्रांट मिला टुवर्ड्स द स्किल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ओवर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। ओके, नाउ तो 18 मंथ्स कहां खत्म होगा बताना जैसा मुझे? 31 मार्च 21, और फिर यहां पे खत्म होगा 30 सितंबर 21, यहां पे खत्म होगा 18 मंथ्स आपका, 12 और 6 18। ओके, नाउ द एक्चुअल कॉस्ट, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 20, तो ओके, नाउ फिर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द फाइनेंशियल, बोला यहां पे आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा है?
30 लाख, और यहाँ पे आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा है 20 लाख। बताओ इसका, आप क्वेश्चन बोल रहा है हाउ शुड द ग्रांट बी रिकॉग्नाइज्ड, बताओ क्या एंट्री होगा, कम ऑन गाइस टेल मी, बताओ क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। अब क्योंकि यहां पे एक्चुअल कॉस्ट दिया है तो हम लोग कॉस्ट के रेशियो में एलोकेट करें क्या, क्योंकि यहां एक्चुअल कॉस्ट दिया हम लोग कॉस्ट के रेशियो में एलोकेट करेंगे क्या, नहीं, हम लोग कॉस्ट के रेशियो में एलोकेट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे टाइम प्रोपोर्शनेट करेंगे इसको, हम लोग टाइम प्रोपोर्शनेट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक्चुअल कॉस्ट की बात है तो हम लोग जब यहां पे खड़े होंगे तो हमें मालूम है कि इस साल का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, हमें इस साल का एक्चुअल कॉस्ट मालूम है क्या, नहीं मालूम है ना, हमें इस साल का एक्चुअल कॉस्ट नहीं मालूम होगा ना, राइट। अगर एक्चुअल कॉस्ट इस साल का नहीं मालूम है तो हम लोग यहां पे क्या करें 24 लाख इंटू 30 बाय वॉट, 30 बाय वॉट, 30 प्लस वॉट, इस साल का खर्चा क्या लें, हमें तो मालूम ही नहीं है ना, इसलिए हमें लेना पड़ेगा टाइम अपोर्शनमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट इनकम 24 लैक्स, यहां पे होगा डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट डेबिट टू ग्रांट इनकम पी एंड एल में जाएगा कितना 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 18, कितना हो गया बताओ 24 इंटू 12 बाय 18 इज 16 लाख, और फिर यहां पे क्या जाएगा डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट, यहां पे डेफर्ड ग्रांट इनकम कितना आ जाएगा आपका, यहां पे डेफर्ड ग्रांट आ जाएगा 24 माइनस 16 इज 8 लाख, फिर यहां पे क्या रहेगा डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट डेबिट टू ग्रांट इनकम कितना 24 इंटू 6 बाय 18 इंटू 6 बाय 18 इज 8 लैक्स, 8 लैक्स। तो यहां पे डीजीआई कितना आ गया, नील, कुछ नहीं। बोलो क्लियर है क्या पार्ट वन क्लियर है क्या आप लोग को, पार्ट वन क्लियर है क्या आप लोग को, ट्वेंटी थ्री, ये क्वेश्चन 15, ओके चलो अब चलते पार्ट टू पे। क्या बोल रहा है, अ ग्रांट ऑफ 10 लाख रिसीवेबल इन 3 ईयर्स, रिसीवेबल ओवर 3 ईयर्स, 5 लाख 19-20 में, 2 लाख 20-21 में और 3 लाख 21-22 में। दो हजार उन्नीस 20, 2020-21, 2021-22। अब पैसा कैसे कैसे मिला है 5-2-3, 5 लाख यहां मिला, 2 लाख यहां मिला, 3 लाख यहां मिला, फिर क्या बोल रहा है टोटल कितना है 10 लाख, ओके नाउ contingent on developing 5 gardens and maintaining them for years, the gardens are developed in the financial year 1920 at a total cost, develop कितना में किया बोला, यहां पे हमने गार्डन को डेवलप किया, ओके फिर हमने इस साल मेंटेन किया, फिर हमने इस साल मेंटेन किया, हमने इस साल भी मेंटेन किया, कॉपी पेस्ट, हमने इस साल भी मेंटेन किया, ओके अब उसका कॉस्ट क्या दे रहा है देखो, तो यहां पे देखना एक्चुअल कॉस्ट दे रहा है क्या, देखना तो क्या बोल रहा है द गार्डन्स आर डेवलप्ड इन द फाइनेंशियल ईयर एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 6 लाख, एक्चुअल कॉस्ट वर्ड लिखा है क्या, नहीं, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे ये मेरा एस्टिमेट कॉस्ट है। द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 इज 12 लाख, इसका 15 लाख एंड इसका 17 लाख, 12 15 17, तो इसका कितना लगा आपका 12 लाख 15 लाख 17 लाख, तो ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है, डेवलप करने का कॉस्ट कितना लगा 6 लाख, ओके नाउ तो ये लगा, बताओ ग्रांट इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होगा, ग्रांट इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होगा, तो लिखो यहां पे ईयर 2019-20, 2020-21, 2021-22, आपने यहां पे एक्सपेंस कितना किया 12 + 6 18 लाख, यहां पे किया 15 लाख, यहां पे किया 17 लाख, तो कितना हो गया टोटल बताओ 18 + 15 + 17 इस 50 लाख का आपने खर्चा किया, ओके आपका ग्रांट इनकम कितना आएगा,
आपका ग्रांट इनकम कितना आएगा, तो बोला ग्रांट है कितना, कितना का टोटल है, टोटल ग्रांट है आपका 10 लाख का ना, टोटल ग्रांट कितना का है, टोटल ग्रांट है 10 लाख का, टोटल ग्रांट है आपका 10 लाख का, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 18/50 इज 3.6, नाउ 10 इंटू 15/50 इज 3.0 एंड 10 इंटू 17/50 इज 3.4। ये हो गया आपका इसका अकाउंट ग्रांट इनकम। लेकिन आपको ग्रांट रिसीव कितना हुआ है बताओ तो, ग्रांट रिसीव कितना हुआ है, 523, 523। ओके, तो एक बात समझो, आपको ग्रांट मिला 5 और आपने इनकम रिकॉर्ड किया 3.6, तो 5 माइनस 3.6, तो 1.4 क्या हो जाएगा, डेफर्ड ग्रांट इनकम। ओके, नाउ फिर यहां पे आपको मिला कितना, मिला कितना 2, और आपने रिकॉग्नाइज कितना किया 3, एक ज्यादा रिकॉग्नाइज कर लिया इनकम, तो आप डेफर्ड ग्रांट इनकम से एडजस्ट कर दोगे, -1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा डेफर्ड ग्रांट इनकम। फिर यहां पे 0.4 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0 डेफर्ड ग्रांट इनकम। 12 लाख कहां से आ गया सिस, ग्रांट तो 10 लाख का है ना, ग्रांट ऑफ 10 लाख रिसीवेबल ओवर 3 ईयर्स, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। आप एक्सपेंस का बात कर रहे हो 12 लाख है, तो आपने ठीक से देखा नहीं, फिर देखो क्या बोल रहा है, कंटिजेंट ऑन डेवलपिंग 5, दो आपका कंडीशंस क्या है, कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है देखो, डेवलपिंग गार्डन्स एंड मेंटेनिंग देम। द गार्डन्स आर डेवलप्ड, 19-20 में आपने डेवलप किया कितना में, 6 लाख में, और 19-20 में मेंटेन किया कितना है, 12 लाख में, तो 6 + 12 कितना हो गया, ये 18 कहां से आया देखो, डेवलप करने का 6 लाख लगा, मेंटेन करने का 12 लाख लगा, टोटल कितना आया, 18 लाख। क्लियर एवरीवन, तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, मैं एंट्रीज बता, एंट्रीज पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, अकाउंटेंट बोला है ना, एंट्रीज लिखता हूं मैं, एंट्रीज लिखता हूं, एंट्रीज क्या हो जाएगा, पहला 19-20 में बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिला है बैंक में 5, टू ग्रांट इनकम कितना 3.6, टू डेफर्ड ग्रांट इनकम 1.4, फिर 20-21 में कितना, 19-20, 20-21 में कितना, ये हो जाएगा आपका, बैंक में कितना पैसा आया, बैंक में आया 2, आपको ग्रांट इनकम कितना रिकॉग्नाइज करना है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट डेबिट 1, एक और पेज ऐड कर दो, जीरो 2 1 2 2, ना बैंक में कितना पैसा आया 3, बैंक में आया 3, आपको इनकम कितना रिकॉग्नाइज करना है 3.4, तो डिफरेंस हो जाएगा डेफर्ड ग्रांट इनकम, जर्नल एंट्रीज।
चलो एक और क्वेश्चन है, सॉल्व करो। बोला एबीसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली फॉर इट्स न्यूली स्टार्टेड फार्मास्यूटिकल बिजनेस। 20 लाख रिसीव्ड फॉर इमीडिएट स्टार्टअप ऑफ बिजनेस विदाउट एनी कंडीशन। तो ये तो विदाउट एनी कंडीशन है, अनकंडीशनल ग्रांट हो गया। ये तो अनकंडीशनल ग्रांट हो गया। इसका क्या हो जाएगा ट्रीटमेंट? चलो इसको मैं एक बार एक काम करूं, ऐसे कर दूं मैं, एक काम कर रहा हूं, देखो इसको लिख रहा हूं ए बी सी डी। अब अकाउंटिंग बता देगा तो सबका। ए में क्या होगा, विदाउट एनी कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट इनकम इन पी एंड एल। कितना, 20 लाख। बी में आ जाओ, 50 लाख मिला है रिसीव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज फॉर विद द फॉलोइंग कंडीशंस। द ड्रग्स शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक एट 20% चीपर फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस एंड द ड्रग्स शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिटी प्रिस्क्राइब बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो रिसर्च के लिए मिला है फॉर तो इसको क्या करोगे, इस 50 लाख जो आपको मिला है, इसको 50 लाख को आप पहले इनिशियली क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट इनकम 50 लाख। फिर इस डेफर्ड ग्रांट इनकम को आप क्या करोगे, रिकॉग्नाइज एज ग्रांट इनकम इन पी एंड एल ओवर ग्रांट पीरियड आइदर इन द रेशियो ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट्स, अगर आपको दिया हुआ हो, अगर नहीं तो टाइम अपोर्शनमेंट। ओके, तो ये बी का हो गया। सी क्या, 2 एकर्स ऑफ लैंड, आपको लैंड ही मिल गया है फॉर सेटअप ऑफ ए प्लांट, तो क्या करोगे सी में, लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट इनकम, लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट इनकम, लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट इनकम। लैंड का फेयर वैल्यू क्या है, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। इसको आप सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएट करोगे क्या, इसको आप सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएट करोगे क्या, नहीं, ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है बच्चों, ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है। इसको क्या करोगे, आप रिकॉग्नाइज करोगे एज ग्रांट इनकम ओवर ग्रांट पीरियड। 1 पे क्यों शंकर, क्वेश्चन बोल रहा है क्या नेट मेथड फॉलो करना है, क्वेश्चन बोला है क्या नेट मेथड, यहां पे लिख लो, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, आप गलत नहीं हो बट ठीक है, चलो मैं लिखता हूं, 1 मिनट को। ऑल्टरनेटिवली आप लैंड को रिकॉर्ड कर सकते हो एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹1। क्लियर, आपको दोनों ट्रीटमेंट लिखना है, दोनों लिख सकते हो, एक लिखना है तो एक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात पर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो ऑलवेज अप्लाई ग्रॉस मेथड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मैं लिख देता हूं, नोट, in case of GRA, in case of GRA, if question is silent, अगर क्वेश्चन भाई साहब साइलेंट हैं, इट्स क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन भाई साहब साइलेंट हैं, ओके, ऑलवेज टेक ग्रॉस मेथड, दैट इज recognize asset and DGI सेपरेटली। नेट ऑफ क्यों करना आपको,
नहीं दिया हुआ तो हम लोग भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। फिर क्या बोला, 2 लाख रिसीव फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 10 लाख, यूजफुल लाइफ मशीनरी 5 लाख है, डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसएलएम बेसिस। ओके, तो डी में क्या होगा, 2 लाख रिसीव फॉर द मशीन पर्पस ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 10 लाख। तो आप यहां पे क्या करोगे, मशीन को आप रिकॉर्ड करोगे, ग्रांट मिला उसको रिकॉर्ड करोगे, ग्रांट को रिकॉर्ड करोगे आप ना, मशीन को क्या करोगे आप, डेप्रिसिएट ओवर यूजफुल लाइफ क्या है, यूजफुल लाइफ क्या है 5 ईयर्स, ओवर 5 ईयर्स एट SLM मेथड। नाउ इसको क्या करोगे, recognize as grant income over 5 years at SLM basis। बस आपको इसी को एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना। बोलो क्लियर है क्या, बताओ क्लियर है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे जर्नल एंट्री नहीं मांगा, तो मैंने जर्नल एंट्री बता दिया ताकि आपको चीजें क्लैरिटी रहे। एग्जाम में क्या सिर्फ जर्नल एंट्री लेके आना नहीं, एग्जाम में समझा के आना है आपको, एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है आपको, एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करके आना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, हाँ चलो ये भी लिख दो, ये भी लिख दो नोट में, ये भी लिख दो नोट में। इन केस ऑफ GRA for depreciable asset and we are following gross method, okay, deferred grant income to grant income, okay, in ratio of depreciation, in ratio of depreciation। अगर depreciation आपका SLM पे है तो ये ट्रांसफर भी SLM पे होगा, अगर डेप्रेशन आपका WDP पे है तो ये भी WDP पे होगा। ओके, सो इन द रेशियो ऑफ द डेप्रेशन मेथड। चलो हो गया ये क्लियर आपको? मैंने कहाँ लिख दिया ये वाला, यहाँ क्यों लिखा मैंने, तो हमने सब चीज पढ़ लिया, बस एक चीज बच गया। हमने सब चीज पढ़ लिया, एक चीज बच गया, ग्रांट रिपेबल, जहां पे आपका ग्रांट रिलेटेड टू असेट हो और ये नेट मेथड पे हो। हमने ये नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा। तो चलो इसका अकाउंटिंग भी एक और मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने इसी से उठाया था, इसको थोड़ा सा अमेंड किया, इसको हल्का सा अमेंड किया आपके हिसाब से, ओके, इन डेज के हिसाब से अमेंड किया इसको हल्का सा, और मैं ये एग्जांपल लेके आया हूं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। ओके, चलो क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करते हैं, आ जाओ। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो और समझो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो और समझो। मैं सॉल्यूशन तो किया हुआ है, मैं सॉल्यूशन को डिलीट कर देता हूं, सॉल्यूशन आपके साथ मैं करूंगा अभी, हटाओ, डिलीट सॉल्यूशन। On 1st January 20x6, A Limited received 30,000 का गवर्नमेंट ग्रांट relating to which an equipment cost 90,000। Okay, now on 1st January 20x6 आपके असेट का कॉस्ट कितना था, 90,000। ओके, नाउ लाइफ था 6 इयर्स, लाइफ था 6 इयर्स। द ग्रांट वाज नेटेड ऑफ अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। ओके, तो यहां पे ग्रांट कितना का मिला था बताओ तो, 30,000 का ग्रांट मिला था, तो आपका नेट कॉस्ट कितना हो गया, 60,000, और आपका असेट का वैल्यू कितना, लाइफ कितना था, 6 इयर्स। सो आपका डेप्रिसिएशन फॉर 20x6 कितना हो गया,
10,000. Now, what is the carrying amount on 1x7 या 31st December x6, 31st December x6 50,000. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे? ऑन 1/1x7 या 31st December x6 एक ही बात है. द इक्विपमेंट हैड ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 50,000. ओके, ठीक है. इट्स यूज वाज चेंज, उसका यूज चेंज हो गया, सो दैट इट वाज नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द ग्रांट. ले, अब क्या बोल रहा है? दिस मेंट दैट द ग्रांट नीडेड टू बी प्रीपेड इन फुल बट बाय 31st December 2007. ओके, अब बताओ, यहां पे बोला ऐसा हो गया, अब बताओ हमें इसका अकाउंटिंग क्या करना चाहिए? हमें इसका अकाउंटिंग क्या करना चाहिए, मुझे बताओ. तो यहां पे 1 जनवरी 2006 को बोला ग्रांट रीपेबल हो गया है, ग्रांट रीपेबल हो गया है, ग्रांट रीपेबल हो गया है, तो इसका अकाउंटिंग क्या करेंगे? ओके, चलो, पूरा अकाउंटिंग को बताना है कब? 31st December 2007 का अकाउंटिंग बताना है. ओके, चलो, तो पहले यहां पे पहले जिस दिन ग्रांट रीपेबल हुआ है पहले तो उस दिन का अकाउंटिंग देख लेते हैं. जिस दिन ग्रांट रीपेबल हुआ है पहले तो उस दिन का अकाउंटिंग देख लेते हैं. ओके, जिस दिन ग्रांट रीपेबल हुआ है पहले उस दिन का अकाउंटिंग देख लेते हैं. ओके, फिर 31st December 2007 को ग्रांट रीपे एक्चुअली में करना है, उस दिन का अकाउंटिंग भी देख लेंगे. ओके, नाउ ये हो गया आपका. अगर अब क्या बोल रहा है कि ग्रांट क्योंकि रीपेबल हो गया है, तो मतलब हमें क्या करना है? हमें देखना है अगर ग्रांट नहीं होता तो क्या होता सिचुएशन मेरा. तो मेरा सिचुएशन क्या होता? अगर ग्रांट होता ही नहीं तो मेरा सिचुएशन क्या होता? तब मैं बोलता मेरा यहां पे असेट का कॉस्ट होता 90,000. कोई ग्रांट एडजस्ट नहीं करता मैं, मेरा असेट का कॉस्ट 90,000 ही होता, और 6 इयर्स पे डेप्रिसिएट करता, मतलब 15,000 का मेरा डेप्रिसिएशन आता, और मेरे असेट का कॉस्ट कितना आता? मेरे असेट का कॉस्ट कितना आता बताओ तो? मेरे असेट का कॉस्ट कितना आता बताओ तो? बताओ. 75,000. तो चेंज कितना हुआ? तो अब चेंज क्या हुआ? यहां पे आपका असेट का वैल्यू इंक्रीज होगा 25,000 से, आपका डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा 5,000 से, और आपका ग्रांट रीपेबल आएगा 30,000 से. अब समझो यहां पे ऑन 1 जनवरी 20x7 जब आपका ग्रांट रीपेबल बन रहा है, जब आपका ग्रांट रीपेबल बन रहा है, तो क्या एंट्री करोगे? असेट अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ग्रांट रीपेबल. कितना? 30,000, 25,000 और 5,000. बोलो, इस दिन हमारे ग्रांट रीपे हुआ, लेकिन हमें ग्रांट रीपे कब करना है? हमें ग्रांट रीपे किया कब है एक्चुअली में? हमने ग्रांट रीपे किया है इस दिन में, हमने ग्रांट रीपे किया इस दिन में. बोला हमें अकाउंटिंग बताना है, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दैट विल पास ऑन 31st December 20x7. बताओ इस साल में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? इस साल में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? इस साल में हम लोग एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन का. तो एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट. बताओ मेरा डेप्रिसिएशन कितना का चार्ज होगा? 15,000 का. तो 15,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, 15,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो. ओके, नाउ अब आप क्या करो? इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करो, इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दो, इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दो. तो बताओ व्हाट इज द एंट्री? एंट्री क्या हो गया? डेप्रिसिएशन 15 प्लस 5 20 हुआ. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000. असेट 25 से बढ़ा है, असेट 15 से गिरा है, तो असेट अकाउंट डेबिट कितना? 10,000. असेट अकाउंट डेबिट 10,000 टू ग्रांट रीपेएबल कितना? 30,000. ये एंट्री आया आपका 31st December 20x7 का. ये एंट्री आया आपका 31st December 20x7 का. ऑन 31st December 20x7 ये एंट्री आपका आया. अब इसके बाद क्या करोगे आप? इसके बाद एंट्री क्या करोगे आप? ग्रांट रीपेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 30,000.
30,000। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? समझ में आया क्या आपको? कम ऑन गाइस टेल मी, समझ में आया क्या? इज इट क्लियर एवरीवन? मर्जर नहीं कर सकते बिकॉज एक इतना का है, एक इतना का है। अरे एक साल का देखना है ना हमें, एक पूरे साल का क्यूमुलेटिव एंट्री बताना है हमें, पूरे साल का क्यूमुलेटिव एंट्री बताना है हमें। ओके, अगर आपको, चलो आपको मर्जर नहीं देखा, अगर अगर आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, मैं क्वेश्चन को रिड्यूस कर देता हूं, रुको, रुक जाओ। अगर आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस नॉर्मल समझना है, रुक जाओ, काट दो ये लाइन, यहां पे लिख दो बस 11x7 हो गया एंट्रीज। हटा दो इसको, इसको हटा दो, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हटा दो। हमारे लिए फिर ये रेलेवेंट है काफ़ी, इतना सा काफ़ी है हमारे लिए। मैं आपको इतना सा ही समझाना चाहता हूँ, मुझे इतना सा समझा, हटा दो, एक्चुअली हटा दो, काटने में नहीं, अब कंफ्यूजन क्यों रखना, हटा दो। मैं ये समझाना ही नहीं चाह रहा हूँ आपको, कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे बस एक कॉन्सेप्ट समझाना था, कितने कितना अमाउंट जाएगा, बस मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना था बस। ये एंट्री होगा जिस दिन ग्रांट रिपेबल हुआ, उस दिन ये एंट्री होगा ऑन 11x7। चलो अब ठीक है, अब ठीक है, क्लियर एवरीवन? मुझे बस इतना समझाना था कि अगर ग्रांट जीआरए का अगर नेट एसेट नेट मेथड पे है, तो उसका अगर रिपेबल होता है तो क्या एंट्री होता है, असेट में क्या अमाउंट जाता है, डेप्रिसिएशन में क्या अमाउंट जाता है, उसका प्रोसेस क्या था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप ब्लैंक नहीं हो, यू नीड टू नो द अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ओके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है हमारे बुक में, इसलिए मैंने इसको बना के आपको डिस्कस कर दिया है, इतना काफी है। अगर मैं आगे कुछ लिखूंगा तो आपको बाद में जब रिवाइज करोगे तो कंफ्यूजन आएगा, सो इसलिए जितना मैंने डिलीट किया है ना, लेट दैट बी डिलीटेड, लेट दैट बी डिलीटेड। अगर मैं रखूंगा तो बाद में कंफ्यूजन आएगा आपको, इसलिए मैं वो कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं। सो जितना मैंने रखा है उतना ही आप पढ़ो, उतना ही काफी आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर ऑफ ग्रांट्स, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर ऑफ ग्रांट। बताओ ग्रांट में कोई क्वेरी किसी को, ग्रांट में किसी को कोई क्वेरीज? चलो डन। अब आते हैं मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स बच्चों यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो एग्जाम में बच्चों से हो सकता है, मैं बताता हूं। इंड एस 41 में भी गवर्नमेंट ग्रांट का कॉन्सेप्ट है, इंड एस 20 में भी गवर्नमेंट ग्रांट का कॉन्सेप्ट है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो पहले मैं बताता हूं कि किसमें कौन सा ट्रीटमेंट लगेगा। समझो, अगर आपका कोई बायोलॉजिकल असेट है, जो आपका मेजर हो रहा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या अगर आपका कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जो कि मेजर हो रहा है एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो आप इंड एस 41 का ग्रांट का काउंटिंग लगाओगे। एनी अदर्स, एनी अदर्स इंक्लूड्स बायोलॉजिकल असेट एट कॉस्ट मॉडल, तो आप इंड एस 20 का ग्रांट का काउंटिंग लगाओगे। अब डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इंड एस 20 क्या बोलता है, दो मैंने आपको पढ़ा दिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इंड एस 20 क्या बोलता है, आपको यहां पे ग्रांट मिला तो आप यहां पे एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट इनकम, राइट। टू डेफर्ड ग्रांट इनकम। इंड एस 20 ये बात बोल रहा है, इंड एस 41 क्या बोल रहा है, इंड एस 41 में सेम बोल रहा है, बोला यहां पे आपको ग्रांट मिला है तो आप पास करोगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट इनकम। लेट सपोज ग्रांट मिला है 3 साल 4 साल के लिए,
ओके। नाउ इंडेक्स 20 क्या बोलता है, आप ग्रांट डेफर्ड ग्रांट को थोड़ा सा इनकम यहां रिकॉर्ड करोगे, यहां इनकम रिकॉर्ड करोगे, यहां इनकम रिकॉर्ड करोगे, तो एंट्रीज क्या होगा, यहां पे आएगा आपका डीजीआई टू ग्रांट इनकम। सिमिलरली यहां पे भी एंट्री आएगा, यहां पे भी एंट्री आएगा, यहां पे भी एंट्री आएगा। तो जैसे जैसे आप कंडीशन सेटिस्फाई करते जा रहे हो, वैसे वैसे आप इनकम रिकॉर्ड करते जाओगे प्रोपोर्शनेटली ओवर द ग्रांट पीरियड इन द रेशियो ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट या ऑन अ टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस। लेकिन इंड एस 41 क्या बोलता है, क्या आप यहां पे कोई इनकम रिकग्नाइज करोगे, नहीं, यहां पे करोगे, नहीं, यहां करोगे, नहीं, आपको डायरेक्टली यहां पे करना है इनकम रिकग्नाइज, आपको डायरेक्टली इनकम यहां पे रिकग्नाइज करना है। जब सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इट इज देन यू रिकग्नाइज द ग्रांट इनकम। आई बिलीव इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इससे हमारा ग्रांट भी चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको ये वाला नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और लेक्चर आपको जैसा लगा, रिवीजन सेशन आपको कैसा लगा, इट इज हेल्पफुल टू यू और नॉट, कमेंट में फीडबैक डाल के जरूर बताना मुझे। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।